Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today is our second lecture, and you know that we have started our first chapter in our first lecture. Now, today's lecture outline is errors and uncertainties, rounding of numbers, and significant figures. Our first topic is errors and uncertainties, and according to the definition of errors, all physical measurements are uncertain or imprecise to some extent. It is very difficult to eliminate all possible errors or uncertainties in measurements. हमें पता है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट कंप्लीटली परफेक्ट या प्रिसाइज नहीं होती, क्योंकि चाहते या ना चाहते हुए कोई ना कोई एरर हमारी उस कैलकुलेशन में मौजूद होता है या आ जाता है। इस टाइप की अनसर्टेनिटीज या इस टाइप की अनसर्टेन प्रॉब्लम्स को हम एरर्स का नाम देते हैं। द एरर में अकर, किस वजह से हमारे पास एरर आ सकते हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। नेग्लिजेंस इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन कोई प्रैक्टिकल या कोई मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है। द फॉल्टी ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम है। इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी कोई गलत टेक्निक या इनएप्रोप्रिएट मेथड यूज किया जा रहा है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स: रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड पर्सनल एरर। यानी कि जितनी भी चीजें हमने अब स्टडी की या देखी हैं कि किस किस वजह से एरर जनरेट हो सकते हैं, उन तमाम इनएक्सपर्टीज या फॉल्टी ऑपरेटर्स या रॉन्ग मेथड की यूजेज की वजह से हमारे पास जो एरर्स जनरेट होते हैं, इन्हें हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इज रैंडम एरर, नंबर 2 इज सिस्टमेटिक एरर एंड नंबर 3 इज पर्सनल एरर। Random error, according to the definition, random error is said to occur when repeated measurement of a quantity give different values under the same condition. Random errors का मतलब है कि आपके पास एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार कर रहे हैं सेम कंडीशंस पे, मगर हर बार उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डिफरेंट आता है या उस कैलकुलेशन का रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है। अब इसकी क्या वजह होती है? It is due to the some unknown causes, because its cause is not fixed. It may be due to any variation in any parameter of physical condition. इसकी causes जो होती हैं वो fixed नहीं है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपके पास ड्यूरिंग फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपेरिमेंट्स या उनकी मेजरमेंट्स को नोट करते हुए आ सकती है। इस टाइप के एरर्स के लिए किसी खास किस्म की वजह का होना जरूरी नहीं है। अब हम इससे को किस तरह से कम कर सकते हैं या रैंडम एरर्स को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है? रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर, रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। हम उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करें और उन तमाम वैल्यूज को जो हर बार डिफरेंट आ रही है उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज वैल्यू को हम लेस प्रिसाइज या हम ये कह सकते हैं कि लेस अनसर्टेन और लेस एरर कंसीडर करके अपने पास नोट कर सकते हैं। नाउ पर्सनल एरर, एन एरर कम इनटू प्ले बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि ना तजुर्बेकार है, इनएक्सपीरियंस है, और वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है या कोई मेजरमेंट्स नोट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जब कोई फॉल्ट या जब कोई मिस्टेक करेगा तो इस तरह के मिस्टेक्स की वजह से
जो एरर जनरेट होगा उस एरर को पर्सनल एरर का नाम दिया जाता है। इसके कॉजेस, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग स्केल, इट इज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय पर्सन मेकिंग मेजरमेंट। दो वजूहात हो सकती हैं, या तो उस पर्सन को उस मेजरमेंट को रीड करना नहीं आ रहा, यानी वो जो ऑपरेटर्स यूज कर रहा है उस ऑपरेटर्स को किस तरह से रीड किया जाए, रीडिंग किस तरह से नोट की जाए, वो नहीं करना आती, या फिर उसका प्रोसीजर इनिशियली खराब है, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही एक फॉल्टी वर्क कर रहा है, तो इस सूरत में पर्सनल एरर जनरेट होगा। इसको रिड्यूस किया जा सकता है किस तरह से, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए। If the experimenter take care during the measurement and have proper knowledge about the measuring instrument, अगर डूअर जो है यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी पर्सन है, अगर वो प्रॉपर नॉलेज रखता है उस एक्सपेरिमेंट की, या एक्सपेरिमेंट करते वक्त बहुत ही ज्यादा ख्याल के साथ मेजरमेंट्स को नोट करता है, रीडिंग्स को नोट करता है, तो इस तरह के एरर्स को कम किया जा सकता है। Now the systematic error. Systematic error refers to an effect that influences all measurement of particular quantity equally. It produces a consistent differences in readings. यानी कि सिस्टमेटिक एरर इस तरह के एरर्स हैं जो कि किसी भी मेजरमेंट के ऊपर इक्वली इफेक्ट करते हैं, और ये इस तरह के एरर्स हैं जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से किसी भी मेजरमेंट्स के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके कॉजेस, इट में अकर ड्यू टू द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग, यानी कि जीरो एरर या पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या इनकरेक्ट मार्किंग है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एरर्स जनरेट होते हैं और ये पूरी कैलकुलेशन के ऊपर इफेक्टेड हैं। रिडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एरर किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है? Systematic error can be reduced by comparing the instrument with another which is to be more accurate. Thus, for systematic error, a correction factor can be applied. यानी किसी भी फॉल्टी ऑपरेटर्स को किसी ऐसे ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर किया जाए जो कि मोर एक्यूरेट है उस फॉल्टी ऑपरेटर से ज्यादा, और फिर कंपैरिजन करने के बाद देखा जाए कि कितना परसेंट एरर आपके पास उस फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से उस मेजरमेंट में आया है, और फिर उस परसेंटेज एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, और रिड्यूस करने के बाद आप उसके एरर को कम करके उस कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अनसर्टेनिटी, द अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू द इनसफिशिएंसी और limitation of an instrument, natural variations of the object being measured, or natural imperfections of a person's senses. However, the uncertainty is also usually described as an error in a measurement. In simple words, uncertainty भी एक तरह का error ही है जो कि personally भी हो सकता है, जो कि random भी हो सकता है, और जो कि systematic भी हो सकता है। But फर्क क्या है कि इस अनसर्टेन वैल्यू को बहुत सी जगह पर कंसीडर किया जाता है, बहुत सी जगह पर कंसीडर नहीं किया जाता। यानी कि जब आप हाई लेवल पे जाके स्टडी करेंगे तो अनसर्टेन वैल्यूज को करेक्ट वैल्यूज के साथ लिखा जा रहा होता है, या आपको बताया जाता है कि इस मेजरमेंट के अंदर इतने परसेंट एरर या इतने परसेंट अनसर्टेन वैल्यू है या इतने परसेंट अनसर्टेनिटी है, जिसको आप कम या ज्यादा करके उस वैल्यू को मोर प्रिसाइज या मोर एक्यूरेट बना सकते हैं। टॉपिक इज rounding of numbers and its rules. While deleting the figures, the last significant figure to be retained is rounded off, for which the following rules are followed. Rounding off data का मतलब किसी भी large data को एक particularly level of accuracy पे ले जाना, या हम कह सकते हैं एक significant figure तक ले जाने का नाम rounding of data या rounding of numbers कहलाता है। इसको सॉल्व करने या इसको मेजर करने के कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम नीचे डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। नंबर 1,
If the first digit drop is less than 5, the last digit returned should remain unchanged. For example, 40.62 is round off as 40.6. अगर लास्ट डिजिट जिसे आप ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो आपके पास उसके बाद वाला डिजिट हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि 40.62, यहाँ हम 62 के बाद अगर 2 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 2 5 से बिलो नंबर है या लेस नंबर है, तो हमारे पास 6 एज इट इज रहा और ये वैल्यू राउंड ऑफ होके 40.6 बन गई। सेकंड, if the first digit drop is more than 5, the digit to be returned is increased by 1. अगर जिस डिजिट को ड्रॉप किया जा रहा है वो 5 से ज्यादा है, तो उससे आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे 35.429 is rounded off as 35.43, यानी कि 9 को अगर ड्रॉप किया गया तो 2 में 1 ऐड कर दिया गया और जो वैल्यू राउंड ऑफ होने के बाद हमें मिली वो 35.43 है। If the digit to be dropped is 5, the previous digit which is to be returned is increased by 1 if it is odd or returned as such if it is even. अगर ड्रॉप होने वाली फिगर 5 ही है, ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, एग्जैक्ट 5 है, तो हमें देखना होगा कि उसके बाद वाली डिजिट जो है वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा, अगर वो इवन है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। If the digit to be dropped is 5, then following situation may occur. तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन अकर हो जाती है। There exists non-zero digit after 5. अगर आपके पास एक non-zero digit है after 5 as 12.345, in above case the digit 5 will be dropped and the last digit will observed. If the last digit is even, it is kept as it is. अगर वो digit जो उसके बाद आ रहा है 5 के बाद वो even है, तो उस digit में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो as it is रहेगा। But if it is odd, then 1 is added in it. तो फिर 1 उसमें ऐड कर दिया जाएगा अगर वो डिजिट odd है। So 12.345 will become 12.34 only, because हमने 5 को ड्रॉप किया तो आगे हमारे पास एक इवन नंबर था 4, तो हमारे पास 4 एज इट इज रहा और वैल्यू बन गई 12.34। There exists a non-zero digit after dropping 5 as 26.34501. In such case, the digit 5 is dropped, whether the next digit is even or odd. In both situations, 1 will be added to the last returning digit. यानी कि हम 5 को ड्रॉप करते हैं इस केस में कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 मौजूद है तो 26.34501 will become 26.35. For example, the following are round off to 3 significant figures as follows. The digits are deleted one by one. 43.75 is round off as 43.8, क्योंकि आगे हमारे पास 5 के बाद एक ऑड नंबर है तो 1 ऐड हो जाएगा। 56.8546 is round off as 56.9. 6 को ड्रॉप करेंगे, 4 आपके पास 5 में चेंज हो जाएगा, 5 को ड्रॉप करेंगे, आगे एक ऑड नंबर 5 मौजूद है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास 8 जो है 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आपके पास 9 हो जाएगा, तो इस वजह से 56.9 आपकी वैल्यू बन जाएगी। 73.650 is round as 73.6, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट नहीं है 5 के बाद, इस वजह से 0 मौजूद है तो वो आपके पास एज इट इज था 73.6। 64.350 is round as 64.4, यहाँ पे 5 ड्रॉप हुआ, आगे ऑड नंबर था, ऐड हो गया एक तो 64.4 हो जाएगा।
In adding or subtracting numbers, the number of decimal place returned in the answer should equal to the smallest number of decimal place in any of the quantities being added or subtracted. यानी कि हमें जब भी राउंडिंग ऑफ डेटा के वक्त दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें डेसिमल की पोजीशन और उसके बाद आने वाले नंबर्स को देखना होता है कि उसके बाद कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं। उसी लिहाज से हमें पूरी वैल्यू को जो आपके पास इक्वल टू का आंसर आएगा उस इक्वल के आंसर को या उस टोटल आंसर को उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। In case the number of significant is not important, it is the position of decimal that matters. Significant figures यहाँ पे important नहीं है, बल्कि important चीज ये है कि decimal कहाँ पर place किया गया है। इसके बारे में आगे जब हम example देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से हम इस रूल को फॉलो करते हैं। For example, we wish to add the following quantities expressed in meter 72.1, 3.42, 0.003 जिसका आंसर आपके पास 75.523 आ रहा है। Now 2.7543, 4.10, 1.273 इन तीनों को ऐड करें तो हमने आंसर इसका लिया है 8.1273 के बराबर। Correct answer in case 1, the number 72.1 has the smallest number of decimal place. Thus, the answer is round off to the same position which then 75.5 meter. यानी कि हमने देखा था कि 72.1 में पॉइंट के बाद एक वैल्यू मौजूद थी और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, इसीलिए हमने इसे भी जब राउंड ऑफ किया इस रिजल्ट को जो हमने इससे पहले देखा था उस रिजल्ट को हमने पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू तक महदूद रखा या एक नॉन जीरो वैल्यू तक लेके गए। इन केस द नंबर 4.10 हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एंड हेंस द आंसर इज राउंड ऑफ टू द सेम डेसिमल पोजीशन विच देन 8.13। तो यहाँ भी हमारे पास 4.10 सबसे कम जिसके पास वैल्यूज थी, हमने उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर को राउंड ऑफ किया और आंसर हमारे पास 8.13 मीटर आया। Now the next topic is about significant figures. According to the definition, in any measurement, the accurate non-digit and the first doubtful digit are called significant figures. किसी भी measurement में accurately non-digit यानी जो accurate values हैं वो और पहली doubtful digit उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। जनरल रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि जो रूल्स हम फॉलो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए वो क्या क्या है। नंबर 1, ऑल डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर सिग्निफिकेंट, यानी हम कह सकते हैं जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाने जाते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाई करते हैं। सेकंड रूल, अ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इटसेल्फ सिग्निफिकेंट, इन 101 द जीरो इज सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई जीरो मौजूद है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। नंबर 3, zeros to the left of the significant figure are not significant. For example, none of the zeros is zeros in 0.00467 or 0.259 are significant. यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो होंगे वो तमाम के तमाम जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो या हजारों की तादाद में मौजूद हो। Number 4, zeros to the right of significant figure may or may not be significant. In decimal fraction, zeros to be right of significant figure are significant. यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट के बाद आने वाले जीरोस किसी जगह पर हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट हैं और किसी जगह पर हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब कहाँ हम उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं और कहाँ सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं, इस रूल को आगे जाके डिटेल में समझा जाएगा। दूसरी बात कि जीरो अगर पॉइंट के बाद आ रहा है, मिसाल के तौर पे 10.01
तब हम इसको कहेंगे कि वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट है, यानी डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस कंसीडर किए जाते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल ऑल जीरोस इन 3.570 और 7.400 आर सिग्निफिकेंट। ये तमाम जीरोस आफ्टर डेसिमल और आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किए जाते हैं कि ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। However, in integer such as 8000 kg, the number of significant zeros is determined by the accuracy of measuring instrument. अब जब आपके पास इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है जहां पे 8000 kg, 9000 kg या हमारे पास थाउजेंड्स या हंड्रेड्स के अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, तो हम देखते हैं कि हमने वो मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से की है और उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। If the significant scale has least count of 1 kg, then there are 4 significant written in scientific notation, significant figures written in scientific notations as 8.000 into 10 raised to the power 3 kg। यानी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिसे इसको मेजर किया गया है, इस मास को जो कि 8000 kg है, अगर वो उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो वहां पर मौजूद तमाम के तमाम जीरोस को हम कंसीडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg, अगर लीस्ट काउंट 10 kg है, then the number of significant figures will be 3 written in scientific notation as 8.00 into 10 raised to the power 3 kg and so on। अगर आपके पास 10 kg है तो आपके पास जीरो की वैल्यू एक कम हो जाएगी और आपके पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 100 kg है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.0 into 10 raised to the power 3 kg, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगी और बाकी तमाम जीरोस जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन इस चीज की हम देखते हैं। लीस्ट काउंट अगर 1 kg है तो 8000 डिवाइड बाय 1 kg इज इक्वल टू 8000 kg, और इस सूरत में हम कहेंगे कि 8.000 into 10 raised to the power 3 kg, इसमें तमाम जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं इंक्लूडिंग 8, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लीस्ट काउंट अगर 10 kg है तो 8000 डिवाइड बाय 10 टोटल 800 kg, तो 800 kg में आपके पास टोटल 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 8.00 into 10 raised to the power 3 kg की सूरत में लिख सकते हैं। When measurement is recorded in standard form or scientific notation, the figures other than power of 10 are significant। अगर आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वहां पर पावर ऑफ दैट साइंटिफिक ऑफ दैट वैल्यू विल नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। उसके अलावा जो भी वैल्यू वहां पे मौजूद होगी तमाम की तमाम सिग्निफिकेंट होगी। पावर को हम कंसीडर नहीं करते हैं कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, a measurement recorded as 8.70 into 10 raised to the power 4 kg has only 3 significant figures। यहां पर सिर्फ 3 significant figures हैं, 8.70 यानी कि 8, 7 and 0 into 10 raised to the power 4। 10 raised to the power 4 जो है वो आपके पास significant figure कंसीडर नहीं किया जाएगा। Further rules for significant figure in addition or subtraction, the precise measurement is the one which has smallest least count। For example, x1 is equals to 4.5 centimeter and x2 is equals to 7.432 and x3 is equals to 8.34 centimeter। By adding them, we get 20.72 centimeter। Here 4.5 centimeter is least precise, so round off the single digit after decimal, and x is equals to 20.3 centimeter। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू थी वो थी 4.5, यानी कि पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट यहाँ मौजूद था, तो हमें भी इस वैल्यू को जो कि 20.272 है, इसे सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमारे पास जो टोटल आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा और आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो होगा x is equals to 20.3 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो जाएंगी वो 3 हैं। In multiply or dividing numbers, keep a number of significant figures in the product or quotient not more than that contained in the least accurate factor, either the factor containing the least number of significant figures. For example, 4.5 x1 की वैल्यू है एंड x2 की वैल्यू है 7.432। हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है 33.444 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास 4.5 ऐसा फैक्टर है जिसमें सबसे कम लीस्ट काउंट मौजूद है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो हमें इस आंसर को भी जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही कंसाइज करना पड़ेगा और हमारा जो टोटल आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। So students, here is your home assignment. Solve it by using rules discussed before. जो भी rules हमने डिस्कस किए हैं उनको समझते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट को, ये आपके पास होम असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आपके पास, और उसके बाद आप इसके असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को मैं समझ सकूं। Thank you for today and thanks again. If you have any trouble or any problem to understand this lecture, then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom or any other media जो आपको बेहतर लगे। Thank you student. Thank you very much.